हाँ? नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है और इस विशेष प्रस्तुति में भी आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला। और आज जैसे कि हमने वादा किया था, एक खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत आपका द रेड नमस्कार, माइक आपके में। दर्शकों को नमस्कार। सौरभ, समय लगा, देर हुई, लेकिन शुक्र है फिर भी आए। तो हम लोग काफी इंतजार कर रहे थे और जाहिर सी बात है, पार्टी के बहुत सारे काम और विपक्ष को थोड़ा सा जो लेट के थोड़ा सा गहरी नींद में था, तो उसको जगाने के लिए संजय जी पिछले दो दिन से तो लगे ही हुए हैं। तिहाड़ जेल की छत से, गाड़ी की छत से गाड़ी की छत से लेकर के सड़क तक। कैसा फील कर रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, 6 महीने में तो हर दिन यही सोचता था कि जब भी मौका, ये भी तो पता नहीं था कि 6 महीने में निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन हर दिन यही सोचता था कि जिस दिन निकलूंगा और मजबूती से लड़ूंगा, और शायद उस काम में लग गया हूँ। नहीं तो आपको पता था कि जब 6 महीने बाद आप निकलेंगे तो तमाम बड़े नेता जो आपके साथ विपक्ष में बैठे हुए थे, बीजेपी चले गए होंगे, कुछ जेल चले गए होंगे, हाँ, उसकी तकलीफ पार्टी जरूर टूट गई होगी। उसकी तकलीफ जरूर हुई। जैसे खास तौर से नीतीश जी का जो प्रकरण हुआ, वो तो बहुत शॉकिंग था कि मतलब इतनी एक उम्मीद जगी थी और वो खुद सबको लामबंद कर रहे थे, और अचानक पता चला कि वो जाके बीजेपी के साथ मिल गए। और जो भी घटनाक्रम हुआ, जो इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का, उससे तकलीफ तो हुई। ये बताइए, जेल में आपको इन सब चीजों की सूचना कैसे मिली? टीवी चलती थी वहाँ, और मेरे ही नहीं, बाकी भी वार्डों में टीवी तो लगी होती थी और उसमें चैनल्स भी आते थे। मतलब आप वहां बैठ के टीवी देख सकते थे? हाँ, देख सकते थे। अखबार ही मिल रहे थे, अखबार चाहे जो मतलब जैसे इंग्लिश के जितने भी अखबार आप मंगवाना चाहें, हिंदी के जितने अखबार मंगवाना चाहें, तो वो लाइब्रेरी भी थी वहाँ पे, म्यूजिक का भी रूम था, वहाँ पे मल्टीपर्पज हॉल भी था, कबूतरों को दाना खिलाने के लिए भी जगह थी, खरगोश भी थे। कम लोगों को पता है, संजय जी के घर में अगर आप कभी शाम को इंटरव्यू करने जाएं तो संजय जी जो है पत्रकारों के साथ, कुछ परिवार वालों के साथ महफिल जमा लेते हैं। कैरोके का बहुत बड़ा स्पीकर भी है, तो फिर वो कैरोके वहाँ पे मिल गया किशोर कुमार वहाँ जेल में हाँ। तो उसमें भी समय देता था। वहाँ आपके साथ सुर किसने मिलाया है? मैं तो ये जानने में इच्छुक हूँ। बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं वहाँ, ऐसा नहीं है। और पेंटर, एक से एक पेंटर, एक उमेश जी थे, कोई बोले उमेश जी थे, तो वो बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे और गाना भी बहुत अच्छा गाते थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो इसलिए जो समय मिला उसका सदुपयोग किया। अब जब जेल में पहुंच ही गए तो परेशान होने से अच्छा है कि उस समय का सदुपयोग किया जाए। आप जब वापस आए तो आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर द रेड माइक की टीम, हमारी टीम, हम लोग वहाँ मौजूद थे। और वहाँ पर जो मंच जिस तरीके से लगा था, उस मंच से आपने जो जो बोला वो भी सुना, और ऐसा लगा जैसे कि आप सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही संबोधित नहीं कर रहे हैं, समूचे विपक्ष को संबोधित कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं उसमें। तो क्या मैं ये मानूं कि आप जो जो वहाँ बोल रहे थे वो सिर्फ अपनी पार्टी नहीं, लेकिन जो समस्त विपक्ष, क्योंकि एक इंडिया गठबंधन जो है वो एक छितराए हुए तरीके से सब वही बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप, मुझे ऐसे लगता है, अकेले ये सब बात बोल रहे हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई छूटने के बाद, मैं नहीं देखता हूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से या और जो विपक्षी दल हैं वो बिल्कुल वही बात एको कर रहे हैं या वही चीज बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ना भाई। मैंने कौन सी गलत बात कही? कानून में अगर सब बराबर है तो प्रधानमंत्री भी बराबर है, महामहिम राष्ट्रपति को छूट है, राज्यपाल को छूट है। अगर ऐसे आप फर्जी मुकदमे करके एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं तो प्रधानमंत्री पे भी मुकदमा हो सकता है। केरल में, तमिलनाडु में हो सकता है, बेंगलोर में, हैदराबाद में, कोलकाता में, आपने जब ये मोहाली में, रोपड़ में, कि 2 दरोगा वहां से आ जाएंगे, 5, वो मैंने सुना, लेकिन ये इसको इस तरीके से भी देखा जाता है कि संजय सिंह जो हैं वो पहले से ही बताए दिए दे रहे हैं कि ऐसा होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ, ये एक उदाहरण मैंने दिया कि अगर ये आपने गलत परंपरा शुरू कर दी है तो कल को मान लीजिए 5 मुकदमा आपके खिलाफ बंगाल में हो गया, वो फर्जी है, सही है, वो तो बात का विषय है ना। जांच के लिए फिर आप सहयोग कीजिए, जाइए बंगाल के थाने में। प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ, कानून के निगाह में आप समान है। मेरा सवाल ये था कि ये आपको नहीं लगता है कि आप अकेले मुद्दा उठाते हुए दिख रहे हैं?
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के लोग आए, लेकिन उसके बाद से ऐसे लग रहा है कि तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। हाँ, एक सांकेतिक रूप से हम लोग सब साथ हैं। लेकिन ये जो वक्त है जिस समय एक तानाशाह हुकूमत इस देश के अंदर है, जो हुकूमत ये कहती है कि तुमने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया हो, कोई बात नहीं, हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो तुम्हें ईडी से पकड़वा देंगे, सीबीआई से पकड़वा देंगे। जो हुकूमत ये कहती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे कोई मतलब नहीं, हमें तो तुम्हें बर्खास्त करना है, हटाना है, पार्टी को तुम्हारी तोड़ना है, तुमको जेल में भेजना है। तो ऐसी ऐसी एक तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ने की हिम्मत तो पैदा करनी होगी। और मैं कल से बार बार ये बात कह रहा हूं कि इतिहास में आप दो तरीके से याद किए जाते हैं, बहादुर के रूप में या कायर के रूप में, और ये दोनों बात आपके खुद के हाथ में होती है कि आप किस रूप में अपने आप को चाहते हैं कि आप याद किए जाएं। तो अगर कायर के रूप में या बहादुर के रूप में, तो जो लोग आज कायरता दिखा रहे हैं, जो लोग आज ये कह रहे हैं कि साहब थोड़े से पुलिस के डर से, मुकदमे के डर से, जेल के डर से हम तो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तो उनको कभी भी अच्छे रूप में नहीं याद किया जाएगा। ये जरूर तात्कालिक रूप से आप थोड़ा बहुत फायदा ले सकते हैं, लेकिन कभी भी, आज भी हम लोग वही फोटो चलाते हैं ना जो हिटलर की सभा में एक आदमी ने नमन करने से इनकार कर दिया और अपना ऐसे ही वो खड़ा रहा। तस्वीर तो इतने सालों के बाद उसी की देखते हैं ना। तो कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को बोलना पड़ेगा और खड़े होना पड़ेगा। अगर जो चुनिंदा लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, तो क्या इन विपक्ष के धृतराष्ट्रों के संजय सिंह बनेंगे? नहीं, मैं ऐसी किसी गलत फहमी में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे। मैं एक बात आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई वो आपको जेल में डाल देंगे 6 महीने, साल भर या 2 साल आप जेल में रह लिए, तो आपने कौन सा इतना बड़ा तोप मार दिया? डॉक्टर ने थोड़ी बताया था कि आप राजनीति में जाइए, कुर्ता पहन के घूमिए। आपने यहाँ तो माला आप पहने, आपने यहाँ बोर्ड लगा रहा था कि फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। हाँ, वो लगाया था। कुछ बोर्ड अभी भी लगे, लगाया था जब ईडी लगाया था, यहीं पे लगाया था। तो मैं आप सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई जब कार्यकर्ता आपको बाला पहनाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, नारे लगाता है आपके लिए तो बहुत अच्छा लगता है, जनता आपके लिए ताली बजाए तो अच्छा लगता है, लेकिन जेल हम नहीं जाएंगे साहब। ये कैसी बात है? राजनीति में हर परिस्थिति। संजय सिंह जी, आप साफ साफ बोलते हैं, सीधे सीधे बताइए ये इशारा किसकी तरफ है? नहीं, मैं जो लोग आज जैसे मैं अगर नाम लूं तो नीतीश कुमार जी का नाम लूंगा कि भाई आपको ऐसी कौन सी कमी रहेगी, 4-4, 5-5 बार आप मुख्यमंत्री हो गए, आपको कौन सी ऐसी कमी सताए हुए है कि आप एक ऐसी सरकार के सामने झुके जा रहे हैं? मैं अगर नाम लेके बोलूं तो, या जो लोग पिछले दिनों शामिल हुए, मैं तो लोग मुझे समझते होंगे कि कई बार तीखा बोल जाता हूं, लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगा कि गौरव वल्लभ जो लगातार इतना टारगेट करते थे बीजेपी को, कांग्रेस के प्रवक्ता थे। अरे आप 6 महीने बाद है, बहुत कुछ हो गया। नीतीश कुमार चले गए, गौरव वल्लभ चले गए, रवनीत बिट्टू चले गए, आपके सांसद जालंधर के रिंकू चले गए, आपके सांसद, हमारे सांसद चले गए। मतलब इनके जाने के बाद तो मतलब तमाम लोग, इतने लोग चले गए। लेकिन उनकी सूचनाएं और अखबार में खबरें तो मिली जाती थी। जेल में मतलब ये कहते हैं, मतलब ये एक टाइम कहा था ना कि जेल में जो नेता जो है वो चलते रहते हैं। जेल में जो नेता है वो कैदी की तरह नहीं रहते हैं, अंदर तमाम सुविधाएं मिलती हैं। हम लोग तो उत्तर प्रदेश के लोग, अरे वहाँ जो है बहुत सुविधाएं हैं, जेल से फोन कर रहे होंगे, वहां देखा। अच्छा, एक बात बताओ संजय जी, पता नहीं आपको ये चीज पता है या नहीं, आज एक सूत्रों आप समझ रहे हैं ना, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि संजय सिंह का जेल में 6 महीने में वजन बढ़ गया। नहीं, सूत्रों के हवाले से वजन बढ़ गया, बुलेटिन जारी किया। क्या वजन बढ़ गया? उन्होंने खबर जारी की है कि वजन बढ़ गया इनका, और बीपी नॉर्मल हो गया। बीपी नॉर्मल हो गया। कैसे? तो ये तो अच्छी बात है ना। जेल की हवा आपको सूट कर रही है। अच्छा बताइए, फोन था नहीं वहां पे, दिन में सोने का मौका लग जाता था, ये सौरभ जानते हैं। 2011 से मुझे शायद दिन में सोना मेरे लिए सपना था कि भाई मैं तो रात में 2-2 बजे तक काम करता था और उसके बाद फिर सुबह 8 बजे से उठ के काम करना, तो दिन में सोने को मिल जाता था खाने के बाद।
उसके बाद किताबें खूब पढ़ता था, हम्म। उसका मौका मिल गया। शायद इतनी किताबें 6 साल में नहीं पढ़ पाता जितना वहाँ मेरे ख्याल से 6 महीने में मैंने पढ़ डाला। तो जब एक समय मिला तो उसका सदुपयोग किया मैंने। और ये इसमें बीपी नॉर्मल हो गया और वजन बढ़ गया हैं? ये बात मैं चाहता हूँ खूब प्रचारित करे जेल प्रशासन भी, हाँ। और पूरी की पूरी भाजपा मिलके प्रचारित करे हाँ। कि ये देखिए आम आदमी पार्टी के लोग या संजय सिंह जेल को एंजॉय कर रहे हैं। जेल को एंजॉय नहीं, जेल के समय का सदुपयोग कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाने की दृष्टि से। देखिए ये तो लेकिन वो हो गई है वो राजनीतिक वार पलटवार, लेकिन संजय जी ऐसा है अभी भी आप ये तो मानेंगे, हालांकि उन्होंने आंकड़े थोड़ा बढ़ा के बताया। मैं 79 था और निकला तो 81.7 था। हाँ। लेकिन अब ठीक है, अच्छी बात है। फिर आप तो चाहिए प्रचारित करें, 90 किलो कर दे, क्या हम इसका कोई खंडन नहीं करेंगे। कुछ पूछ रहे थे आप, पूछिए। हाँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी संजय सिंह जी देखिए, इन द आईज ऑफ द लॉ आप बेल पर बाहर आए हैं, बरी नहीं हुए और आप बरी नहीं हुए। बिल्कुल ठीक। तो इसको क्या अब आम आदमी पार्टी या आपका भी, मैंने वहां पर वो पार्टी ऑफिस में जो सुना वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि अब वक्त है कि अब संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी की जो प्रथम पंक्ति थी उसके लगभग क्या सारे ही नेता जेल में चले गए, और उस वक्त आप, जैसे कि आपकी पार्टी भी कहती है, ट्यूसडे के दिन मंगल का जो तगड़ा जय बजरंग बली, तो बजरंग बली के दिन आपकी पार्टी वालों ने खूब, मतलब जितने लोग वहां मिले सब यही बोल रहे थे मंगल के दिन बेल हो गई। तो आपको लगता है कि ये इसको एक राजनीतिक जीत की तरह प्रस्तुत करने का प्रयास अब संजय सिंह कर रहे हैं? नहीं, इसको मैं इस रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जुल्मी तानाशाह के खिलाफ झुकने का काम नहीं करना है और मजबूती से लड़ना है, और वो संदेश देना है कि देखो भाई, तुमने जेल में तो रख लिया, मुकदमे भी लगा लिए, सब कुछ करके आपने देख लिया, लेकिन हम ये, अगर आप सोचते हो कि इससे हम झुक जाएंगे या आपके खिलाफ बोलेंगे नहीं या आपकी गलतियों को उजागर नहीं करेंगे या आपके अत्याचार और आपकी तानाशाही के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है फिलहाल। वो वर्ड क्या था जो आपने यूज किया था पार्टी ऑफिस से, मैं भूल गया। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। ये नहीं, एक और आपने कुछ भुड़की या ऐसे करके कोई बंदर घुड़की। अरे ये तो अवध के, आप अवध के हैं तो आप तो जानते होंगे। बताए दो भैया, इतना नहीं जानता। जो तमाम जनता जो अवध की नहीं है उनके लिए तो बताइए। बंदर घुड़की शब्द हमारे यहाँ चलता है, जैसे बंदर होता है ना, वो खो 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 करता है, तो अगर आप उसके सामने तन के खड़े हो जाइए तो वो भाग जाता है, और अगर आप भागने लगी तो वो आपको दौड़ाता है, तो उसी को कहते हैं बंदर घुड़की। तो मैंने भाजपाइयों के लिए यही कहा कि भाई, भाजपाइयों से की बंदर घुड़की से हम लोग डरने वाले नहीं। मैंने आप ये सवाल था कि भाई जेल में किस तरीके का सर्विलांस आपके ऊपर, क्या तमाम चीजें। हाँ, देखिए, शुरू के 11 दिन का जिक्र मैंने कल भी किया था कुछ टीवी चैनल्स के इंटरव्यू में, कि शुरू के 11 दिन उन्होंने एक कोठरी में रखा और 2 बार मुझे मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते थे, और उस समय जेल बंद होती थी और अनाउंस होता था कि वार्ड नंबर 1, 2, 3 के सभी बंदी भाई अपने बैरक में चले जाएं, और एक पूरी सन्नाटे कर्फ्यू के बीच में मुझे ले जाया जाता था और चेकअप करा के वापस लाते थे। फिर 11 दिन के बाद मैं जेल अधिकारियों से मिला और मैंने उनसे कहा कि भाई, जो सामान्य कैदी के भी अधिकार हैं वो भी आप मुझे नहीं देंगे, ये कैसे होगा? भाई, उनकी गिनती 6 बजे खुल जाती है, 12 बजे तक वो कहीं आ जा सकते हैं, फिर 12 से 3 उनकी गिनती बंद रहती है, और 3 बजे के बाद फिर वो कहीं आ जा सकते हैं, फिर 6-7 बजे खाना वाना खा के फिर जेल बंद हो जाती है। आप इतना भी अधिकार मुझे नहीं दे रहे हैं, मैं उसी जगह में रह रहा हूँ। तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें, और जब मैं जेल में था, जब मैंने नेल्सन मंडेला जी को पढ़ा, गांधी जी को पढ़ा, भगत सिंह जी को पढ़ा, तो मैंने ये भी साथ साथ पढ़ा कि इन लोगों ने भी जो भी क्रांतिकारी जेल में रहा, तो उसने जेल में राजनीतिक बंदियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। जतिन दास जी तो अनशन ही शहीद हुए अनशन करके, अनशन शुरू कर दिया था। भगत सिंह ने रोटी खाने तमाम, और मैंने इनके सौरभ जी के जिले के क्रांतिकारियों के बारे में बहुत पढ़ा। कानपुर के डॉक्टर जयदेव कपूर जी एक थे, 17 साल उन्होंने जेल में काटे, शहीद आजम भगत सिंह जी के साथी थे।
और आपको पता है पहली बार चंद्रशेखर जी और भगत सिंह जी की मुलाकात कानपुर में हुई थी। कानपुर में हुई थी। तो ये सारी चीजें पढ़ के हर दिन और ऊर्जा से भर जाता था और लगता था कि यार बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। कहीं निगरानी हो रही थी आपकी जम के जेल में। हाँ, वो तो 24 घंटे सीसीटीवी उसी कोठरी में ही लगी रहती थी। आपने बोला टॉयलेट में भी 4 दिन तक, हाँ? 4 दिन तक, और हाँ। चौथे दिन के बाद उसका एंगल चेंज किया गया। टॉयलेट में भी आपकी निगरानी हो रही थी। टॉयलेट में भी, जहाँ पे नहाने के लिए जो जगह थी, हाँ। वहां तक में तो मैंने, हुआ ये कि एक दिन मैं लीगल मुलाकात के लिए गया तो मेरी मॉनिटरिंग उस कमरे में हो रही थी, तो मैंने देखा कि ये तो मेरा कमरा है। हाँ। तो मैंने कहा कि भाई आपने ये जो जहाँ पे नहाने का स्थान है और ये वॉशरूम है, यहाँ पे आपने कमरे, ये कैमरा कैसे लगा रखा है? हाँ। तो फिर 3-4 दिन के बाद उस कैमरा हटा लिया, चेंज कराया। मतलब हटाया नहीं उन्होंने, एंगल बदल दिया। एंगल थोड़ा चेंज हाँ। किया। अब ये बताइए कि विपक्ष और उनकी जो राजनीति है उसका एंगल कैसे बदलेगा, और वो एंगल कौन बदलेगा? देखिए, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर मोदी जी का 400 पार का नारा वास्तव में सच होता तो कोई भी राजनेता ऐसी कार्रवाई तो नहीं करता। जो मोदी जी कर रहे हैं कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को झारखंड में गिरफ्तार कर लिया, हेमंत सोरेन को, दिल्ली में एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के, बिना किसी सिर पैर के। 456 गवाह में से 4 गवाह अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहे हैं, वो भी किन परिस्थितियों में ले रहे हैं, उसके बारे में अभी 5 मिनट में जरूर उस पर बोलूंगा। आपको पता है शरद चंद्र रेड्डी के बारे में सबसे पहले रेड माइक पर जिस दिन गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल की, तो सबसे पहले शरद चंद्र रेड्डी के बारे में जो खबर कि गिरफ्तारी के 3 दिन बाद उन्हें 5 करोड़ रुपए दिए, फिर अप्रूवर बनने के बाद 55 करोड़ रुपए दिए, को सबसे पहले रेड माइक पे हम लोगों ने खबर चलाई थी। बधाई इसके लिए आपको। मैं ये कह रहा हूं आप लोग मुद्दा बनाए हुए हैं, लेकिन मैं ये सवाल पूरा कर देता हूं, फिर आप मुझे पता है कि आपसे बताएंगे। अब ईडी कह रही है आपके केस के बारे में, तो आप बात नहीं कर सकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ मनीष जी और अरविंद जी के केस के बारे में। ईडी ने अरविंद जी को किंगपिन बोला, केजरीवाल को ये किंगपिन है, विजय नैयर उनके मिडिलमैन थे। रेड्डी को क्या बोला? मैं आप फिर आपको पूरा वक्त दे दूंगा। ठीक। उसके बाद संजय जी कोर्ट में ये भी बोला कि जब मनोज सिंघवी जी ने दलील दी कि अरविंद केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी जो सेम लेवल प्लेइंग फील्ड है, आप चाहते हैं आम आदमी पार्टी को खत्म कर देने के लिए, तो उस पर ईडी ने बोला कि अगर कोई आतंकवादी स्कूल बस को बम से उड़ा दे और उसके बाद वो बोले कि उसकी गिरफ्तारी ना की जाए क्योंकि वो चुनाव लड़ रहा है, लोकसभा चुनाव है, तो वो कितना जायज है? अब ये तो बेतुकी की बातें हैं। मतलब अगर अब आप आतंकवादी से तुलना हो गई उनकी, आतंकवादियों से तुलना कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, तो ये सारी बातें तो बेतुकी बातें हैं, इसका कोई सिर पैर नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि इस पूरे मामले में जितने तथ्य अभी तक सामने आए हैं वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जानबूझ के गहरी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, और जल्द ही केजरीवाल जी को भी और मनीष सिसोदिया जी को भी बेल मिलेगी। आप सोचिए, इस कानून में 3 से 7 साल की सजा है और 2 साल से आपकी जांच चल रही है, 2-2 साल से लोग जेल में हैं। भाई आप ट्रायल शुरू करिए ना। जितने सबूत, जितने गवाह, जितने अभियुक्त आपने इस मामले में बना दिए हैं, इसका तो ट्रायल ही खत्म होगा 20 साल में। 50,000 पन्ने की चार्जशीट है, 456 गवाह हैं, उन गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन होंगे, 32 एक्यूज हैं, 33 एक्यूज हैं, ये तो खत्म ही होगा 20 साल में। मतलब पहले आप इस केस में आरोपी हैं जो बिना सरकारी गवाह बने बेल पाए, बाकी सरकारी गवाह बन के उनकी वो सब तो आप छोड़ दीजिए, उस तो कभी सपना भी नहीं देखना चाहिए सरकारी गवाह हुआ का, वो तो बेकार की बातें हैं। बने ना भाई, राघव मैं कह रहा हूं जो बने हम लोग नहीं, मतलब आपकी बात नहीं कर, लेकिन पहले हैं जिनको बेल मिली, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, और भी लोगों को बेल मिली। मैं इसके उस बात पे जा रहा हूं कि भाई आपने इस कानून में इतनी जटिलताएं पैदा कर दी हैं कि बेल मिलना ही मुश्किल है। 45 सेक्शन 45 2018 के जो अमेंडमेंट्स हैं मोदी सरकार के, उसके कारण इस कानून में आपको जमानत मिलना एक बहुत मुश्किल का काम है, और इसी का फायदा उठा रहे हैं कि भाई इसको पकड़ो, कोई सबूत हो ना हो, आपने इनको जेल में डाल दिया। अब क्या है केजरीवाल जी का मामला?
मंगुंटा रेड्डी के यहाँ 16 सितंबर को छापा पड़ता है 2022 में। 10 फरवरी 2023 को उसके बेटे को गिरफ्तार कर लेते हैं, राघव रेड्डी को, और बाप बेटे मिलाकर 16 जुलाई 2023 तक 10 स्टेटमेंट देते हैं। 8 स्टेटमेंट को अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स में डाल दिया जाता है, यानी उसको छिपा लेते हैं। ईडी वाले कहते हैं साहब इन बयानों पे हमें भरोसा नहीं है। और अंतिम के जो 2 बयान हैं जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, उस पे कहते हैं हमें भरोसा, और 16 जुलाई को वो बयान देता है और 18 जुलाई को उसको बेल मिल जाती है। बताइए, ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम तो है नहीं, ना रद्दी के टोकरी का अड्डा है कि भाई आपने कागज इकट्ठा किया और आपने अपने दफ्तर में रख लिया। आपने अगर कोई सबूत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ इकट्ठा किया है तो उनको दोषी साबित करने के लिए इकट्ठा किया है। आपकी मंशा तो यही है ना। तो आप सारे कागजात अदालत के सामने रखिए ना, आप जज तो है नहीं। अदालत तय करेगी कि भाई ये दोषी है या नहीं है, वो सारे कागजात को देखने के बाद। और आप कागजात छिपाए जा रहे हैं। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने वकीलों को कि उन्होंने जाके अदालत के सामने एप्लीकेशन लगाई कि भाई एक आरोपी के होने के नाते भी हमें ये अधिकार है कि हम ये देख सकें कि हमारे खिलाफ क्या साक्ष्य है। और जब उन्होंने जाके देखा तो जिन डॉक्यूमेंट्स को, जिन 8 बयानों को छिपाया गया था, यानी राघव रेड्डी के 6 बयान और मंगुंटा रेड्डी के 2 बयान, वो 8 बयानों में अरविंद केजरीवाल का नाम ही नहीं लिया शुरुआत के बयानों में। ये बात कोर्ट में बोली। मुझे संजय जी आपसे ये जानना है, देखिए आपके केस के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं जानता हूं और परिचित हूं कि आपको मना किया गया है, बेल कंडीशन है। हाँ, मैं और कानून के गलत साइड पर कोई भी नहीं रहना चाहता। पर आप ही के शब्दों में आप अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मामले में बोल भी रहे हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी जिरह करते हुए खुद, जब वो एज चीफ मिनिस्टर राउज एवेन्यू कोर्ट में, वो खुद ही अपने लिए आर्ग्यू करने लगे और उसमें उन्होंने बोला कि असली शराब घोटाला जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी के बाद ये साबित हुआ है कि बीजेपी को, ये उनका शरद चंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद असली घोटाला। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट है तो अब तक अदालत ने उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? अब मैं आता हूं इस बात पे। पहली बात तो ये कि जो शरद रेड्डी का मामला है, और बिल्कुल ठीक अरविंद केजरीवाल जी ने स्टेटमेंट दिया कि ईडी के जांच के बाद ही असली शराब घोटाला शुरू होता है। 9 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी के घर रेड होती है और 10 नवंबर 2022 को उसकी अरेस्ट होती है और 10 नवंबर से लेके 25 अप्रैल तक लगभग 6 महीने में उसने 12 स्टेटमेंट दिए। 12 स्टेटमेंट, 10 स्टेटमेंट में कहीं भी अरविंद केजरीवाल का जिक्र नहीं, बल्कि उसने मना किया कि नहीं, हमारा कोई लेना देना अरविंद केजरीवाल से नहीं है। लेकिन अंतिम के 2 स्टेटमेंट में उसने केजरीवाल का नाम लिया और 25 अप्रैल को उसको जमानत मिल जाती है कमर दर्द के नाम पे, कमर दर्द के नाम पे। और आप सुनिए बड़ी मजेदार बात कि जब शरद रेड्डी 10 नवंबर को अरेस्ट होता है और 15 नवंबर को 5 करोड़ रुपए की रिश्वत इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को देता है और गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक, उसके बाद तक 55 करोड़ रुपए बीजेपी को देता है। संकेत जी, क्या आप या आपके दर्शक या इस देश के लोग जो आपको सुनेंगे, क्या वो इस बात पे भरोसा कर सकते हैं कि 55 करोड़ रुपए की राशि एक पार्टी को मिलेगी और उसके शीर्ष नेताओं को पता ही नहीं चलेगा? भाई, जो शरद रेड्डी है वो किंग पिन है, ये संजय सिंह ने थोड़ी लिखा, ये ईडी ने लिखा। बीजेपी ने उसको किंग पिन कहा, बीजेपी ने कहा ये घोटाले में पकड़ा गया है। किंग पिन पैसा दे रहा है और किंग पिन पैसा दे रहा है, 55 करोड़ रुपए की राशि दे रहा है, तो क्या भाजपा के शीर्ष नेताओं की जानकारी के बगैर दे रहा है? ये मानेगा देश का कोई आदमी? तो इसलिए शराब घोटाला बीजेपी ने किया है और उसकी मनी ट्रेल बिल्कुल सामने है और कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए, सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, और एलजी को चिट्ठी लिखना चाहिए। संजय जी, ये आपने अभी बोल दिया, इससे पहले अरविंद केजरीवाल बोल गए, आपकी पार्टी की भी ऑफिशियल पोजीशन है और मैं कह रहा हूं कुछ नेता विपक्ष के भी हैं जो कि आपकी हाँ में हाँ भर रहे हैं, लेकिन अदालत से अभी इस चीज का संज्ञान नहीं लिया गया है। बतौर सांसद और बतौर पार्टी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि अब क्या हो? इनके खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच हो, इनके नेताओं से पूछताछ की जाए
कौन के नेता? भाई बीजेपी के शीर्ष नेताओं से। भाई हमारी तो आप कह रहे हैं कि पार्टी इनकी बंद कर दो। हाँ, पार्टी बेनिफिशियरी आम आदमी, जो पैसा मिला 45 करोड़ वो आम आदमी पार्टी कह को रहे मिला। कंपनी है, आपको पार्टी आप बना दी, बताइए आम ना। आदमी पार्टी को भी पार्टी बना तो दिया आप लगभग। भाजपा को पार्टी क्यों नहीं बना रहे हैं जिसमें मनी ट्रेल साफ साफ दिख रहा है? शराब के घोटालेबाज से, किंग पिन से आपने 55 करोड़ रुपए लिया, ये साफ साफ दिख रहा है। तो आपकी पार्टी बीजेपी क्यों नहीं बनेगी आरोपी? नहीं तो क्यों नहीं जेपी नड्डा से पूछताछ होगी, अमित शाह से पूछताछ होगी, नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पूछताछ होगी भाई? तो आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी पार्टी बने, अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी से और भी जो उनके कोषाध्यक्ष हो, जो भी शीर्ष नेतृत्व में उनके जो लोग हो जिम्मेदार पदाधिकारी, नहीं पीयूष गोयल, जो पदाधिकारी हैं उनसे पूछताछ की जाए कि पैसा कैसे आया ये, और आपको पता था कि नहीं पता था। अब राजनीतिक बात करते हैं आपसे, तो आपने केस की बात बता दी। 2000 तमाम लोग ये पूछ रहे हैं, हम लोगों ने कल भी एक बात इसमें छूट गई। हाँ बोलिए। देखिए ये जो डॉक्यूमेंट छिपाए गए, तो कल एक टीवी चैनल पे एक पत्रकार ने मुझसे कहा कि भाई हो सकता है 12 स्टेटमेंट लिया हो ईडी ने और अंतिम के 2 स्टेटमेंट उनको सही लगे हों और 10 स्टेटमेंट उनको झूठे लगे हों। तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? हो सकता है 10 स्टेटमेंट बाप बेटे ने, मंगुंटा रेड्डी और राघव रेड्डी ने दिया, उनके 8 स्टेटमेंट गलत हों और अंतिम के 2 सही हो। इसमें आपको क्या आपत्ति है? लेकिन आपत्ति है सेक्शन 50 पीएमएलए में। ये भी जानना जरूरी है आपके दर्शकों के लिए। सेक्शन 50 पीएमएलए ये कहता है कि आप झूठे बयान दे नहीं सकते। 164 के बयान का जितना महत्व है, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान का जितना महत्व है, उतना ही महत्व सेक्शन 50 में पीएमएलए में दिए गए बयान का है। और जब भी आपको बुलाया जाता है ईडी के सामने, तो ईडी का अधिकारी आपको बताता है कि सेक्शन 50 पीएमएलए में अगर झूठा बयान तुमने दिया तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो हमने कहा कि भाई सेक्शन 50 पीएमएलए में आप झूठा बयान दे ही नहीं सकते। नहीं, लेकिन संजय जी आपको अब देखिए, हम कोर्ट को ये नहीं कह सकते हैं कि आप संज्ञान लीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से या मनीष सिसोदिया की तरफ से या अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील हैं, वो तो कोर्ट के सामने ये प्रस्तुत कर ही सकते हैं। सर ये अभी बात आई है ना सामने। हाँ। ये तो मार्च में सेक्शन 50 की बात नहीं 207 की कार्रवाई, 207 की कार्रवाई, यानी कि कोर्ट का आदेश जो हमें मिला कि भाई हमारे वकीलों को कि भाई जाके आप कागजों की जांच कर सकते हैं, ये तो मार्च के महीने में मिला ना, इसी मार्च में। तो अब ये सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, ये सच्चाई सामने आ रही कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इन्होंने छिपाए हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे लाए हैं। आप कोई रद्दी की टोकरी इकट्ठा करने के लिए जगह थोड़ी बनी है ईडी। आपने जो भी साक्ष्य, जो भी बयान किसी का इकट्ठा किया, वो अदालत के सामने रख दीजिए, न्यायालय को तय करने दीजिए कौन सा बयान सच है, कौन सा बयान झूठा है। संजय जी, आपने फिल्म देखी, राजनीति आई थी एक फिल्म 2011-12 के दौरान जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, उसमें मनोज वाजपेयी का एक डायलॉग है। मनोज वाजपेयी कहता है कि राजनीति में कुछ मुर्दों को दफनाया नहीं जाता है, उनको रखा जाता है कि समय आने पर दरवाजा खोल दिया जाए और बोला जाए। तो मतलब अब तो वैसे विपक्ष में मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी बातें, लेकिन मेरा ये डायलॉग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तमाम बातें, आप लोगों के पास कोई तुरुप का इक्का है अभी चुनाव में? क्योंकि वो दौर था अन्ना आंदोलन का, जो ऐसा लगता था कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोगों ने बिगुल छेड़ा था, तो ऐसा लोगों को तकलीफ हो रही थी, लग रहा था मतलब सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह ने लोगों की जेब से जाकर पैसे निकाल लिए हैं और मतलब वो इतना बुरा फील कर रहे थे। लेकिन वो सेंटिमेंट आप कह रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, उसमें 2G में सब एक्विटल हो गए, सब छूट गए, बरी हो गए, उसमें आप लोगों ने उठाया था आंदोलन। आज चलिए वो राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं कि आप लोग अपने साथ में हैं, लेकिन क्या वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का चंदा या भ्रष्टाचार आप लोग कह रहे हैं, पूरा विपक्ष कह रहा है, क्या वो लोगों में सेंटिमेंट है कि वो जाकर के उस तरीके से प्रदर्शन करें? देखिए राजनीति में कई बार तात्कालिक रूप से कोई मुद्दा बन जाता है, जैसे बोफोर्स का मुद्दा बना और ये 2G का मुद्दा बना, और कई बार मुद्दा बनने में समय लगता है। लेकिन जो खुली तस्वीर देश के सामने दिख रही है कि भाई जिसके ऊपर खुद प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं अजीत पवार को, उसी को वित्त मंत्री बना रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। जिसके ऊपर खुद इनकी पार्टी वाटर घोटाले का आरोप लगा रही है, हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। नारायण राणे पे आरोप लगा रहे हैं, उनको केंद्र का मंत्री बना रहे हैं। छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, जनार्दन रेड्डी, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, कितने नाम लूं?
तो मैंने तो कहा कि मोदी जी का नारा है कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा। तो सर कर रहे इसके हैं। खिलाफ आप लोग बोल रहे हैं, तो मैं जनता में आक्रोश नजर क्यों नहीं आ रहा है? जनता में आक्रोश कई बार जगाने में टाइम लगता है। कोई 4 बजे सो के उठता है, कोई 8 बजे सो के उठता है। अब आप आए हैं बाहर, अब आप बाहर आए हैं। वैसे भी उस दिन बोला बॉक्सर विजेंद्र से, किसी ने पूछा कि कल आपने राहुल गांधी का ट्वीट किया था और सुबह आप बीजेपी में शामिल हो गए, तो कह रहे हैं मैं फिर वो असल में मैंने रात में ट्वीट किया और मैं सोया और सुबह उठा तो मुझे लगा नहीं बीजेपी पार्टी तो मैं बदल गया, मेरा मूड बदल गया। नहीं, मैं समझता हूँ कि इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ किरदार होना चाहिए। मतलब ये सब फालतू की बातें हैं। ऐसे आप अपनी अहमियत को कम करते हैं लोगों के सामने। हम तो किरदार वाले दोनों लोग। नहीं, मैं आपके दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आदमी का खुद का कोई किरदार तो होना चाहिए ना भाई। अगर आपने कोई फैसला लिया है, किसी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, और देखिए वफादारी भी एक चीज है ना। वफादारी और गद्दारी दो चीजें हैं, कायरता और बहादुरी 2 चीजें हैं। तो आपको किस पार्टी में शामिल होना है, और बीजेपी आपको अच्छी पार्टी लगती है किस कारण से, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। तो विपक्ष का कैंपेन क्या संजय जी? आप तो चलिए बाहर आ गए, अब आप शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, उसको केस में है, वो कोर्ट तय करेगा। और ये जानबूझ के विपक्ष का सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अब आप सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं है, इंडिया गठबंधन अब आप में हैं। इंडिया गठबंधन का एक ठीक अहम बात हिस्सा है, हैं ठीक और बात है। आप ही की पार्टी की अगुवाई में रामलीला मैदान में पूरा इंडिया समूचा गठबंधन। विपक्ष एक ठीक बात है। हाँ। मैं तो यही कहूंगा कि भाई ये छोटे छोटे समझौतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो जिस पार्टी में है उसी पार्टी में रहिए और मजबूती से बीजेपी का मुकाबला कीजिए, इनकी तानाशाही का मुकाबला कीजिए। और ऐसे होता क्या है कि लोगों के विश्वास को भी चोट पहुंचती है। संजय जी, विपक्ष का कैंपेन क्या है, प्रचार कैंपेन के लिए मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, जिसमें 10 मुद्दे या 20 मुद्दे या कुछ एक कार्यक्रम की ये हमारी सरकार बनती है तो हम इन चीजों को तो जरूर लागू करेंगे, उसकी सहमति बना के और प्रचार करना। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, अभी आपने ये बात बोल दी, उस दिन रामलीला मैदान के मंच पर सुनीता केजरीवाल जी ने जेल से अरविंद केजरीवाल जी के 6 उन्होंने बोला मंच से कि ये 6 गारंटी, बिजली मुफ्त, अच्छे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाएंगे, ये सारी चीजें बोली। मुझे नहीं लगता विपक्ष में और जितने भी दल हैं उनकी तरफ से ऐसा हुआ हो कि हाँ आई एग्री। डिनायल भी नहीं आया, लेकिन एग्रीमेंट भी नहीं हुआ। कांग्रेस ने कल अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया। तो अभी भी आप लोग अलग अलग दिखते हैं, इसीलिए शुरुआत में ही संजय जी मेरा सवाल ये, मैं मानता हूं कि अगर आपका मेलजोल इतने लंबे समय तक नहीं रहा है और मेलजोल बनाने की कोशिश आप करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन ये अच्छा होगा कि अगर इंडिया गठबंधन एक सहमति बनाए कुछ मुद्दों पे कि भाई हम ये सारे काम सरकार में आने पे जरूर करेंगे। ये आप हिदायत किसको दे रहे हैं संजय जी? पूरे इंडिया गठबंधन को और उसकी लीडरशिप को। लीडरशिप कौन है? लीडरशिप अलग अलग दलों के जो नेता हैं वही लीडरशिप तो लीडर तो एक ही होता है ना, तभी उसका नाम लीडर है। नहीं, लेकिन जब अगुवाई कौन कर रहा है? वो संजय सिंह अगुवाई करेंगे? जब नहीं, हम कहाँ, हम तो बहुत छोटे हैं इस मामले में। अरे आप तो 6 महीने जेल काटा है। अब तो वैसे आपका बड़े बड़े नेता हैं। नहीं, अब 6 महीने जेल काट के आए हैं। अब आपका देखिए, माने ना माने संजय सिंह का कद है विपक्ष में बड़ा है। अब मनीष जी आएंगे तो वो ज्यादा जेल काट के आएंगे, जो ज्यादा जेल काट के आ रहा है उसका कद ज्यादा बड़ा। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, 2011 का वो दौर रामलीला मैदान हमने भी बहुत कवर किया, और संजय जी उस समय जिनकी छत्रोछाया में वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट चला, अन्ना हजारे, उन्होंने रालेगांव सिद्धि से ये बोला कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कि इन्होंने शराब के लिए जो किया है वो बहुत ही गलत किया है, जो किया है वो उसका भुगत रहे हैं। आप ये समझिए कि उस समय रोल मॉडल हुआ करते थे अन्ना हजारे, ये क्या हुआ? आज वो साथ नहीं। तो मुझे यही इस पर कहना है कि अन्ना जी की बात पे कभी भी हम लोगों ने ना तो उनके बारे में कोई टिप्पणी की है और ना ही करूंगा, क्योंकि हमने शुरू से उनका सम्मान किया और जब भी उन्होंने कभी भी कोई बयान दिया उसके खिलाफ हमने एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, उन्होंने जो कहा है ठीक है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी जो है उसने आपका शराब घोटाला, जिसको आप कथित शराब घोटाला कहते हैं, उसका एक नेशनल इशू की तरह वो सामने प्रस्तुत हुआ, उसकी कार्रवाई प्रस्तुत हुई, आप लोगों की गिरफ्तारी प्रस्तुत हुई, और गिरफ्तारी बड़ी चीज होती है। जैसे कि आप ही ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया
कि जहां इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा आया सामने, उसी दिन अरविंद केजरीवाल की उसके कुछ गिरफ्तारी हो गई, उस एक घंटे कुछ बाद। घंटों में नहीं, गिरफ्तारी। घंटे तो हाँ, आप बहुत ज्यादा बोल 7 बजे अपलोड 6:50 पे अपलोड हुआ और 7:14 पे ईडी ईडी उनके घर पे मुख्यमंत्री पहुंच के गई। घर पे पहुंच गई और हाँ। 2.5 घंटे की पूछताछ में वो गिरफ्तार कर लिए हाँ, गए और सारा इशू डाइवर्ट हो गया। नहीं तो 6:50 की डिटेल आने के बाद देश में चर्चा ये हो रही होती कि शराब घोटाला बीजेपी ने किया। उस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए तुरंत ये गिरफ्तारी आनन फानन में करके सारा मामला एक साजिश के तहत केजरीवाल जी को जेल में। अब मैं एक सेकंड के लिए ये मान सकता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बना दिया, अपने चैनलों के माध्यम से उसका प्रचार कर दिया, अपने मतलब अपना बेसिकली पूरा तंत्र इस्तेमाल करके उसको लोगों के बीच वो संदेश पहुंचा दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक जो बेसिक डिफरेंस है कि अगर बीजेपी डाल तो आम आदमी पार्टी की भी मैं रणनीति देखता हूँ। आपने भी अरविंद केजरीवाल की जंगले में फोटो अपने पीछे लगा दी। मैसेजिंग में देखता हूँ संजय जी, आप भी बिल्कुल विधानसभा चुनाव में बीजेपी राम राम तो ये हनुमान। तो देखिए, ऐसा है कि माहौल राजनीति में माहौल बनाने वाली बात। राजनीति में माहौल बना के रखना ही चाहिए। और अगर आपका विपक्षी अलग अलग तरह के हथियार इस्तेमाल कर रहा है तो उसका जवाब कैसे देना है, किन हथियारों से देना है, वो भी आपको तैयारी रखनी चाहिए। अब हथियार क्या है आपका? हमारा हथियार है जो आज की समस्याएं हैं सामने, अग्निवीर योजना है, महंगाई है, बेरोजगारी है, 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? 10 साल में तो 20 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी, मिल गई 20 करोड़ नौकरी। दिल्ली में होर्डिंग देखे होंगे, बीजेपी ने लगवाए हुए हैं, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ और मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारी हटाओ। तो उसमें जो एक कैरिकेचर है वो अरविंद जी का भी वो है, मैंने मफलर पहने उसमें अखिलेश जी की लाल टोपी है, ममता जी दिख रही हैं, तो थोड़ा ऐसे तो ऐसा है ना कि मैंने पिसिंग और मिक्सिंग वाला तो उस दिन सुना ही दिया था ना। सुना दीजिए। हाँ, मैंने सुना था। वो नहीं, जिसको चक्की पिसिंग कह रहे थे, बाद में उसी अजीत पवार को मिक्सिंग कहने लगे। तो भाई अजीत पवार के लिए इन्होंने कहा था कि ये चक्की पिसिंग करेगा, बाद में उसके लिए फिर इन्होंने मिक्सिंग कर दिया। तो ये समस्या है। तो इसलिए बीजेपी को कम से कम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का मेरे हिसाब से तो कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी वो पार्टी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन जो है वो अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ ये सुन लीजिए आप। 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का किसने माफ किया? इसी सरकार ने। नोटबंदी का घोटाला किसने किया? इसी सरकार ने। एक ही व्यक्ति को हिंदुस्तान की सारी संपत्ति सौंपने का काम किसने किया? इसी सरकार ने। तमाम भ्रष्टाचारियों को, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे नितिन संदेशरा हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, इनको हिंदुस्तान से भगाने का काम किसने किया? जिन्होंने हजारों करोड़ का घोटाला किया था, इसी सरकार ने। लेकिन इनके घोटाले पे, इनके भ्रष्टाचार पे कोई कार्रवाई नहीं होगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ उपदेश भी देंगे। ये अजीब बात है। बंगारू जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। नहीं तो ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसा कोई मूवमेंट नहीं चलाएंगे अब आप लोग? देखिए, और इसी से जुड़ा हुआ, इससे पहले आप जवाब दें, अब अगर आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसा मूवमेंट चलाते हैं तो ये जो शराब घोटाला वाला मामला है, आपको लगता है ये पब्लिक मेमोरी में ये संदेश देने का प्रयास है कि अब तुम तो भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोलो? एकदम है, प्रयास यही है, लेकिन सिंक नहीं हो रहा है। और केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद लोगों में एक सहानुभूति पैदा हुई है कि भाई ना तो आपको 1 रुपए बरामद हो रहे हैं केजरीवाल जी के घर से, ना मनीष सिसोदिया के घर से। मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, आप सब लोग जानते हैं। तो कोई रुपया नहीं मिल रहा, कोई संपत्ति नहीं मिल रही है, उसको तो तुम भ्रष्टाचार कह के जेल में डाल रहे हो। और जहां 55 करोड़ रुपए की रिश्वत मिल रही है, मनी ट्रेल साफ साफ दिख रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो लोग बेवकूफ नहीं है, समझते हैं इस बात को। भाई अगर रिश्वत ली गई तो वो पैसा गया कहाँ? आसमान में चला गया, जमीन ने निगल लिया, कहाँ गया वो? पर संजय जी, ये तो पॉलिटिकल आर्गुमेंट है। मैं ये जानना चाहता हूं कि लीगली जो आप बोल रहे हैं वो लीगली अदालतों में तब पहुंचेगा जब आपकी तरफ से आपके वकील, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं और जो लोग हैं इसमें जो आरोपी हैं, वो अगर इस मामले को रखें, कोर्ट के संज्ञान में आए और फिर कोर्ट संज्ञान ले। देखिए संकेत जी, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 20,000 पन्ने अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में हैं। 20,000 पन्ने।
और उसकी जांच अभी मार्च से शुरू हुई है वकीलों के द्वारा, और बहुत सारे सच अब सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, और वो सारे सच अदालतों के सामने वो तो रखे चुनाव जाएंगे। तब तक चले जाएंगे, फिर उसके बाद फिर तो 5 अब साल उस लाभ। तानाशाही का आप क्या कर सकते हैं, लेकिन ये चुनाव में इन्होंने ऐसा करके, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि कोई भी राजनेता अगर चुनाव जीत रहा होता है तो ऐसा काम नहीं करता। मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, और ये 400 पार का नारा एक जुमला ही है, क्योंकि ये 200 पार का नारा बंगाल में दिए थे, क्या हुआ? दिल्ली में 45 पार का नारा दिए थे, 8 सीट आई। मिजोरम में इन्होंने 21 पार का नारा दिया था, 1 सीट आई। महाराष्ट्र में 150 या 200 पार का नारा दिया था, वहां पे क्या हुआ? यहाँ हरियाणा में 75 पार का नारा दिया था, वहां पे 40 सीट आई। तो ये इनके नारों के चक्कर में नहीं फंसना है, और जनता भी नहीं फंस रही है, इसीलिए ये इस तरह की कार्रवाई हताशा में कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर दो, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, बीजेन की बेटी को आपने नोटिस भेज दिया। ये इसी हताशा के कारण। आप जब से जेल से बाहर आए 2 दिन हो गए हैं, विपक्ष के किन किन नेताओं के फोन आए, कब कोई आप लोगों की मीटिंग हो रही है? बहुत सारे नेताओं के फोन आए, लेकिन अब 1-2 दिन में खाली होके, कल क्योंकि उपवास का कार्यक्रम है, उसके बाद फिर सबसे मुलाकात का दौर शुरू किया जाएगा। आपको लगता है अभी भी इंडिया गठबंधन में वो शक्ति है संगठित हो करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर ले? देखिए, पहली शक्ति तो जनता में ही है, और अगर उनको वाकई लगता है कि महंगाई चरम पर है, ये लगता है कि भाई 82 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन पे जी रहे हैं, और चंद लोगों को लाखों करोड़ रुपए की संपत्तियां सौंपी गई हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, अगर ये मुद्दे वाकई वोट पे तब्दील होंगे तो ये सरकार जाएगी। मोदी जी के रहने का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि उनके सिर्फ वादे हैं, और किया तो कुछ है नहीं उन्होंने वो जमीन। तो कह रहे राम मंदिर बन गया, 370 हट गई, यूसीसी ला रहे हैं, तो अगर तमाम बातें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई राम मंदिर बन गया, वो एक धार्मिक मुद्दा है, वहां आदमी अपनी आस्था के अनुसार जाएगा, पूजा करेगा, अर्चना करेगा। तो प्रकाश सुना, लेकिन सरकार, हम उनको लाएंगे। अरे भाई, राम को लाने वाले ये कौन होते हैं? बच रहे हैं, नहीं, राम को लाने वाले ये कौन होते हैं? बच रहे हैं। जनता ये राम से बड़े हैं क्या? उत्तर प्रदेश में जिताया योगी को। बीजेपी वाले राम से बड़े हैं क्या? इतना अहंकार हो गया कि राम को ये लाए हैं कि राम इनको लाए हैं। भाई क्या है, इतना अहंकार क्यों है आपको? मैं वही कह रहा हूँ कि ईश्वर के घर में भी देर है, अंधेर नहीं है, हो सकता है इनका अहंकार टूट जाएगा। अच्छा, 2-3 मिनट में जरा कुछ हल्के फुल्के सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, अगली बार आप संसद कब जा रहे हैं सस्पेंड होने? आप राज्यसभा हैं, गद्दा वद्दा तैयार है आपका? आप पहले पूछिए कि पुराना सस्पेंशन जो था वो बहाल हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? अब तो नहीं, अब तो खत्म हो गया, तो नए अरे आपको पता नहीं है फिर? नहीं, वो सही कह रहे हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि साहब आपका पुरानी कार्रवाई अभी भी जारी रहेगी। पुरानी कार्रवाई, वो हमारे जो 11 सांसद थे जिन पर जारी है। जो हमने इंटरव्यू चल रहा है, तो दर्शकों का थंब क्या है? लाइव, सबका बदला लेगा संजय। लेंगे, बताइए, ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? देखिए, 6 महीने जेल में रहने के बाद तो हर दिन तो यही सोचता था कि भाई जिस दिन भी निकलूंगा उस दिन सूद ब्याज समेत सारी बातें बोलूंगा। किसका? जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग है ना, मनीष का, अरविंद का, आपका, और हेमंत सोरेन का, सबका बदला लेगा संजय। नहीं, मतलब ये लग रहा है ना कि ये जरूरत से ज्यादा अत्याचार की पराकाष्ठा है, ये ऐसे ठीक नहीं है। और मैं उस दिन आया जेल से, तो जब गया अरविंद जी के घर, पहली बार मैंने सुनीता भाभी को रोते हुए देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। मनीष जी की पत्नी पिछली 20 साल से बीमारी से ग्रसित है, और उनको इस वक्त सबसे ज्यादा अपने पति की जरूरत है, और बड़ी मुश्किल से लंबी लड़ाई के बाद एक दिन मिलने की मोहलत मिली। इतना अत्याचार कर रहे हो, इतना अत्याचार। तो ये जो आंसू निकल रहे हैं, इसका कोई ना कोई तो हिसाब लेगा, जनता हिसाब लेगी इसका। हमने इन 6 महीनों के अंदर, जब भी मैं अपने परिवार से वीसी करता था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इजाजत होती थी हफ्ते में 2 दिन, तो मैं उनको हंसाने की कोशिश करता था, क्योंकि ये उसकी रिकॉर्डिंग होती है, और ये मैं जानता था कि इसको अगर ऊपर बैठे हुए लोग देखेंगे और मैं कहीं कमजोर दिखा या मेरा परिवार कमजोर दिखा, तो वो इस बात को लेके खुश होंगे।
पहली बार जब बात हुई जेल से तो लोग ये पूछना शुरू किए कैसे हो, ठीक हो कि नहीं, खाना ठीक मिल रहा है कि नहीं। तो मैंने कहा आज के बाद ये भी मत पूछना कि कैसे हो, ये पूछा करो कि जेल में कैसे हैं। तो हमारे घर वालों को ये भी पूछने की इजाजत नहीं थी कि कैसे हो। अच्छा? मैंने तो इस तरीके से जेल बिताया। और सारे लोग, आज सत्येंद्र जैन का परिवार देखिए, तो सब इस कष्ट की घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में सब लोग साथ खड़े हैं। मैं जेल में था, अरविंद जी और भाभी दीपावली में मेरे घर आए, क्योंकि उदासी थी, स्वाभाविक तौर से रहती है। तो हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहे। और मुझे लगता है कि ये अगर प्रकृति का न्याय है तो न्याय होगा। जाते जाते मैं आपसे क्योंकि वो जो पार्टी कार्यालय में मैंने देखा लास्ट में आपने गीत गाया, वो हाँ, गीत से पहले, वो गीत क्या है संजय जी? गीत से पहले मैंने एक किताब पढ़ी जेल में, भगत सिंह क्रांति का साक्ष्य। वो उसमें सुधीर विद्यार्थी जी के द्वारा लिखी गई और बहुत अच्छी किताब है वो। तो उसमें मैंने एक पत्र पढ़ा भगत सिंह जी का। जब उनको फांसी की सजा हो गई तो उनके भाई कुलतार सिंह उनसे मिलने के लिए आया और बड़े उदास थे वो। जब वो चले गए तो भगत सिंह ने उनको चिट्ठी लिखी और अंत में उन्होंने लिखा, और ये लिखा कि भाई आज तुम्हें देख के लगा कि तुम बहुत उदास हो। और तो उसमें उन्होंने अंत में एक लाइन लिखी, जफा का मतलब होता है अत्याचार। तो उन्होंने लिखा कि उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। और भगत सिंह की वो लाइन और वो चिट्ठी मेरे दिमाग में, दिल में कई बार गूंजती रही। और जेल से जब भी मैंने अपने परिवार से बात किया तो मैं कई बार वो लाइन दोहराता था और तय किया था कि जिस दिन निकलूंगा तो ये बात बोलूंगा, क्योंकि मैंने कोर्ट के बाहर ही कहा था कि मैं प्रधानमंत्री जी की यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं, जब मैं ईडी की कस्टडी में था उसी वक्त। तो अगर आप इस रास्ते पे हैं और आप ये मानते हैं कि भाई एक सरकार तानाशाही से चल रही है, उसके सामने हमें झुकना नहीं है, तो कष्ट तो उठाने पड़ेंगे, लेकिन फिर उसी हिसाब से जनता आपको प्यार भी देती है। उस दिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोग तो रो रहे थे। तो ये 6 महीने की जेल भी मिली और उसके बाद लोगों का प्यार भी मिला, होता है। चलिए संजय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो जो गाना गुनगुना दो। अच्छा गाना, हाँ, मुझे लगा नहीं गाएंगे। वो जो गीत था वो हो जाए। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो। बहुत बहुत शुभकामनाएं संजय जी। उम्मीद है कि आपके आने से विपक्ष में कुछ बहुत ऊर्जा आएगी और अच्छी, जीतना हारना तो चलता रहता है, वो आप भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, लड़ाई तगड़ी होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। रटमाई के दर्शकों, संजय जी के साथ आगे अब चुनावी रैलियों में इनके साथ कैंपेन ट्रेल कवर करेंगे हम लोग। इनके तेवर तो आपने देख ही लिए, गाड़ी के ऊपर, मंच के ऊपर, इंटरव्यूज में। तो आप देखते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल, मनीष जी और पहली पंक्ति जेल में थी और वो बाहर आ गए हैं, आप देखते हैं कि
क्या माहौल बनता है बाकी जनता जनार्दन है, 4 जून को पता चल जाएगा कि क्या बिल्कुल। नतीजा है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सिंह, थैंक यू।